आप सभी महानुभावों को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल से आया हूँ। और मुझे अत्यधिक हर्ष हुआ कि मुझे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का एक शुभ अवसर मिला है। मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और मुझे जो विषय दिया गया है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम प्रबंधन पर मैं बात करूंगा। और आपदा जोखिम प्रबंधन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम सारे विश्व को देखें, पूरे भारतवर्ष को देखें, पूरे उत्तराखंड राज्य को देखें, तो हम निरंतर आपदाओं से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और प्रतिवर्ष आपदाओं की वजह से करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है, और जन की क्षति भी हो रही है, हमारे पर्यावरण की क्षति भी हो रही है, जिससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है। मैं आपदाओं के इतिहास से इस प्रस्तुतिकरण की शुरुआत कर रहा हूँ। और वास्तविकता यही है, जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी हम लोग जागृत होते हैं। उससे पूर्व पूरा हमारा सिस्टम शांत पड़ा रहता है। तो कुछ इसी वजह से आपदाओं की शुरुआत हुई है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की उत्पत्ति की बात, यूनिवर्स की बात, ब्रह्मांड की बात और हिमालय की उत्पत्ति की बात, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, 200 करोड़ वर्ष पूर्व वहाँ पर टैथिस सी था, समुद्र था। और प्राकृतिक हलचल के कारण यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ विराजमान हो गई, समुद्र नीचे चले गए। पूरा जो हमारा ब्रह्मांड था, इसमें घूमते हुए बादल थे, डस्ट थी, और इसमें एक बहुत बड़ा इनोरमस एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ। फिर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और सूर्य का एक टुकड़ा धरती पर आ गिरा, जिससे हजारों वर्षों तक पूरी पृथ्वी पर गर्मी हो गई, हजारों वर्षों तक वर्षा हुई, हजारों वर्षों तक बर्फबारी हुई, और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। धीरे धीरे वो बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और एक जो सॉलिड टुकड़ा था वो नहीं पिघला, जिसको हमने पैंजिया का नाम दिया। और इस पैंजिया के भी दो भाग हुए, दो टुकड़े हुए, जिसको हमने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। इन दो टुकड़ों के भी अन्य भाग हुए, जिससे हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतुओं का इस पृथ्वी से गायब हो जाना, वो अपने आप में आपदाएं थी। बड़े बड़े डायनासोर्स का गायब हो जाना इस पृथ्वी से, वो अपने आप में आपदाएं थी। कहने का आशय ये है, आपदाएं आज ही नहीं बल्कि सदियों से चली आई है। शायद हमारे पूर्वज लोग अपने तौर तरीकों से इन आपदाओं का प्रबंधन स्वयं कर लिया करते थे। वर्तमान युग में हम विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान अभी भी हम लोगों को नहीं है। तो इसीलिए
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात की जाने लगी है और आपदा प्रबंधन का जो उद्भव हमारे देश में, हमारे राज्य में हुआ, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। 1991 उत्तरकाशी का भूकंप, जिसमें 800 के आसपास कैजुअल्टीज हुई और अत्यधिक धन की भी क्षति हुई। उसके उपरांत 1993 में लातूर का भूकंप। जब 1991 उत्तरकाशी भूकंप और लातूर का भूकंप आया तो एक सोच विकसित हुई कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना मानव के बस में नहीं है, परंतु समुचित तैयारी के माध्यम से, पूर्व तैयारी के माध्यम से इनसे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको कुछ हद तक न्यून किया जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो इसी सोच के तहत 1995 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार में एनडीएम की स्थापना की गई, नेशनल डिजास्टर डिवीज़न की स्थापना की गई और उस वक्त एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया भारत सरकार में, जिसके अध्यक्ष श्री एससी पंत आईएएस अधिकारी रहे और 1995 से डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। 1995 में ही डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की स्थापना की गई, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में क्षमता विकास किया जाना था। और चूँकि आप सभी लोगों को विदित है, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल राज्य की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अधिकारीगण आते हैं और उन अधिकारीगणों को आपदा प्रबंधन को भी एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2005 के उपरांत भारतवर्ष में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने के उपरांत और एनडीएमए की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट एजेंडा बिंदुओं के अनुसार पूरा भारतवर्ष डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की ओर अग्रसर है। आपदाओं की हम बात कर रहे हैं और शायद मानव को अपने मृत्यु का भय हमेशा से रहा है, हर जीव जंतु को अपने मृत्यु का भय रहा है। हमारे श्लोकों के अनुसार भी ये विदित हो रहा है। जैसे मैं एक श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुबंधनात् मृत्योर्मुषि यमामृतात्। हे त्रिनेत्र शिव, हमें दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दूर रखना और हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जैसे खरबूजा पकने के उपरांत स्वतः डाल से टूट जाता है और पूरे समाज को सुगंधित करता है, इसी तरह से हमारा जीवन भी सुगंधित हो जाए। हिमालय प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, ये आप सभी लोगों को विदित है कि पूरा हिमालय जो प्रांत है, जितने भी हिली स्टेट हैं,
वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और जिससे 4 से 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से हिमालय ऊपर को उठ रहा है, यानी कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। इसीलिए इसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में कहते हैं कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। तो प्लेटों में लगातार घर्षण होने की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पर भूकंप आने का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, प्लेटें आपस में रैप्चर हो रही हैं। टूटने की वजह से जो उनमें कंपन होती है, उसकी वजह से पूरे पृथ्वी में कंपन होती है, जिसको हम भूकंप का नाम देते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप का खतरा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है। आप ये जो स्लाइड देख पा रहे होंगे, ये गोपेश्वर शहर की है, और मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला, प्रशिक्षण देने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने जैसे ही देखा कि एक ह्यूज लैंडस्लाइड उसके बॉटम पर दिखा, तो मैं गोपेश्वर इसलिए कोट कर रहा हूँ, ऐसे ही गोपेश्वर हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे हैं। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें कहाँ पर अपने भवन बनाने चाहिए, कहाँ पर नहीं बनाने चाहिए। हम जहाँ पर जगह देखते हैं वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। और ये शेरू बग्गड़ कलियासोर का है, रुद्रप्रयाग के पास, और बहुत ही क्रॉनिक लैंडस्लाइड इसको कहा जाता है। और मुझे जहाँ तक इसकी जानकारी है, 1998 से ये क्रॉनिक लैंडस्लाइड है, और हर वर्ष होता है। करोड़ों रुपया इसके ट्रीटमेंट में लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये स्टेबल नहीं है। प्रति वर्ष बरसात में यहाँ पर कई कैजुअल्टी होती हैं, कई गाड़ियाँ गिर जाती हैं, कई गाड़ियों के ऊपर बोल्डर आ जाते हैं। और 1880 का जो लैंडस्लाइड है नैनीताल शहर का, 1880 में एक ह्यूज लैंडस्लाइड हमारे नैनीताल शहर में हुआ, जिसमें 151 लोगों की जान चली गई थी, और मोस्टली उसमें मरने वाले लोग ज़्यादा फॉरेनर्स थे, इंडियन बहुत कम थे। तो 151 लोगों का मर जाना 1880 में कितनी बड़ी आपदा रही होगी। बादल फटने की घटनाएं प्रतिवर्ष हमारे राज्य में घटित होती हैं, और शायद इसका कारण ये है, एक तो क्लाइमेट चेंज, और दूसरा बादल फटने की जो घटना है ये पूर्व में कुछ कम देखी जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से इसमें बढ़ोतरी हुई है, और प्रति वर्ष कहीं ना कहीं बादल फट रहे हैं। बादल फटने का जो कॉन्सेप्ट है वो सक्रिय घाटियों में अक्सर एक घाटी नीचे से चली आती है और कहीं पर वो घाटी ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसी जगह में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। और बादल फटने की घटना अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में इसकी एक परिभाषा है, अ क्लाउड बर्स्ट इज अ हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, समटाइम्स रेन कम्स विथ थंडर स्टॉर्म, इट्स टाइम जुलाई टू अगस्त। यानी कि रेनी सीजन में बादल फटने की घटनाएं होती हैं, और अपने साथ अत्यधिक मूसलाधार वर्षा एक ही जगह पर हो जाती है, जिसको हम बादल फटने की घटना कहते हैं। और कहीं पर भी अगर बादल फटता है तो अक्सर ये देखा गया है कि ऊपर से जो डेब्रिस आता है वो कहीं पर ब्लॉक होता है, वहाँ पर एक डैम फॉर्मेशन होती है, और वो कुछ समय के लिए वो पानी रुक जाता है, अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पेड़ों को बहा के लाता है, और फिर वो धीरे 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 वो पानी रिसता है और वो भारी तबाही मचाता है। कुछ उदाहरण हमारे पास है। 2002 में खेत गांव जो कि धारचूला में है, मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला और बादल फटने की घटना को हमने डॉक्यूमेंट किया।
5 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। और 2002 में ही टेहरी बूढ़ा केदार में 28 लोगों की कैजुअल्टीज हो गई थी। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की ओर से इसे भी डॉक्यूमेंट किया गया है। और ऐसे ही 2016 बस्तड़ी, जिसमें 28 लोगों की कैजुअल्टी हो गई थी। तो बादल फटने की घटनाओं से हमारा पूरा का पूरा उत्तराखंड राज्य प्रतिवर्ष प्रभावित हो रहा है। हैवी रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम जलवायु परिवर्तन की वजह से अभी भी आप देख रहे होंगे जनवरी का महीना लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी हमारे हिमालयी राज्यों में जो बर्फबारी देखी जाती थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम में परिवर्तन होने की वजह से ये जो सर्किल है इसका वो चेंज हो गया है। अब ये बर्फबारी कब होगी? हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में हो जाए, जो कि जनवरी और दिसंबर में होनी थी। और जब बारिश हो रही है, पहले तो बारिश होगी नहीं, और बारिश होती है तो इतनी हैवी रेनफॉल हो जाता है, फिर वो भारी तबाही मचाती है। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे ये नैनीताल का सीन है, और दूसरी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे हिमाचल का सीन है। तो जितने भी हमारे हिली स्टेट हैं और जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अंधाधुंध तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, भवनों को इस तरीके से बनाया जा रहा है, होटलों को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें कोई भूकंप अवरोधी मानकों का समावेश नहीं किया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर प्रतिवर्ष हमारे उत्तराखंड राज्य में होती है, और इससे हमारे हजारों एकड़ जंगल जो हैं वो प्रभावित होते हैं। और आप सभी लोगों को विदित होगा कि फॉरेस्ट के वजह से हम लोग काफ़ी रिच हैं, उत्तराखंड राज्य काफ़ी रिच है। लगभग 71% फॉरेस्ट कवर हमारे पास है। इन प्राकृतिक आपदाओं से हमारा जो इकोलॉजी है, जो हमारी पारिस्थितिकी है, जो हमारा फ्लोरा और फौना है, वो भी इसमें प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे जो जंगल हैं इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी हैं, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट भी इसको करते हैं। अकॉर्डिंग यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNISDR, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इसका एक एस्टिमेशन है कि आपदाओं की वजह से एनुअली कितना लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो एनुअली इसका लॉस है 306 बिलियन US$। एक बहुत बड़ी संख्या आपदाओं के लिए खर्च की जानी हमारी बाध्यता है। और इस 306 बिलियन US$ में से अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो $10 भारत में खर्च किया जा रहा है प्राकृतिक आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में। यानी कि जो धनराशि विकास के कार्यों में खर्च की जानी थी, वो धनराशि आपदाओं में खर्च की जानी हमारी बाध्यता है। द पैराडाइम शिफ्ट, पहले हम लोग क्या करते थे, 1995 से पहले जब डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्भव नहीं हुआ था, तो कहीं पर भी कोई आपदा आई तो हम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग ऑन टू प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम पर पूरा विश्व अब कार्य कर रहा है, ताकि हम जो प्री डिजास्टर है, ड्यूरिंग डिजास्टर है और पोस्ट डिजास्टर है, तो प्री डिजास्टर पर हम ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। पूरा हमारा विश्व, पूरा हमारा देश, पूरा हमारा राज्य। ग्लोबली जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, चूँकि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की चर्चा हो रही है, तो ये हम लोग सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि जब
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात होने लग गई ग्लोबली, तो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 18 से 22 जनवरी कोबे हीगो जापान में 2005 में। इसका जो फ्रेमवर्क था वो 2005 से लेके 2015 तक था कि कैसे हम अपनी कंट्रीज़ को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाएं, और इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी था। तो इसके जो इसमें जो आउटकम्स निकल के आए उसमें था कि नेशनल एंड लोकल प्रायोरिटी इसको दी जाए, राष्ट्रीय और स्थानीय वरीयता इसको दी जाए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। इन्हांस अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को बढ़ाएं। बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलिएंट, हम एक ऐसा कल्चर डेवलप करें ताकि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रहे और हम डिजास्टर से लड़ने के लिए तत्पर रहें। इफ़ेक्टिव रिस्पांस एट ऑल लेवल्स, जो हमारा रिस्पांस का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी रिस्पांस करेंगे, जल्दी एक्शन करेंगे, तो हम अधिक से अधिक जानों को बचा पाएंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट सिंडाई कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट जापान ऑन 12 to 14 मार्च 2015। 187 कंट्रीज टुक दी पार्ट, 187 देशों ने इसमें भाग लिया और जिसमें से भारतवर्ष भी एक था। और इसका जो सिंडाई का जो फ्रेमवर्क है, इसमें यही कहा गया है कि जो जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अनुसार जितना भी हम डिजास्टर में खर्च कर रहे हैं और कम्युनिटी को हमें साथ में लेना है, बिना कम्युनिटी को साथ में लिए हुए हम डिजास्टर मैनेजमेंट की संकल्पना नहीं कर सकते। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM, जो कि हमारे उत्तराखंड में ही हुई 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2023, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून में ये आयोजित की गई। और इस वर्ल्ड कांग्रेस में हमें प्रतिभाग करने का मौका मिला, हमारे संकाय अधिकारियों को प्रतिभाग करने का मौका मिला, और इसमें भी 51 कंट्रीज़ के द्वारा इसमें भाग लिया गया था और काफ़ी चीज़ें इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से निकल के आई। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इस वर्ल्ड कांग्रेस को देहरादून में आयोजित किया गया। और ये USDA उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यूकॉस्ट की संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित किया गया। साथियों, मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको विदित है कि 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया और जिसमें बहुत ही जन और धन की क्षति हुई। और उसके उपरांत 1999 में चमोली का अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 6.8 के आसपास था, और उसके उपरांत उत्तराखंड राज्य में अभी कोई बड़ा भूकंप घटित नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से कभी अर्थक्वेक नेपाल को चले जा रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर को चले जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को चले जा रहे हैं। तो अभी हमें कुछ संभलने का मौका मिला है, हम इसकी पूर्व तैयारी कर लें। और भूकंप की दृष्टि से ये कहा गया है कि भूकंप किसी को नहीं मारता है, मारती हैं तो हमारी इमारतें ही हमें मारती हैं। तो हमें अपने भवनों को भूकंप अवरोधी बनाना चाहिए, जो भी हम घर बना रहे हों। और कुछ ट्रेडिशनल हाउसेज इन विलेज ऑफ उत्तरकाशी, बड़कोट उत्तरकाशी में कुछ हमारे जो पैतृक और जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक घर थे, शायद हमारे पूर्व लोग जानते थे इन विधाओं को, जबकि उस समय कोई IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और IIT कलकत्ता कहीं नहीं था। लेकिन अपने तौर तरीक़ों से उन्होंने ऐसे भवन बनाए। इन भवनों ने 1803 का भूकंप जो कि गढ़वाल में आया, जिसमें गढ़वाल की आधे से ज़्यादा जनसंख्या समाप्त हो गई थी, एक गढ़वाली चित्रकार हुआ करते थे स्वर्गीय मौलाराम जी। तो उन्होंने चित्रण के माध्यम से इस विभीषिका को चित्रित किया। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि भूकंप पट्टिकाओं का उपयोग किया गया है।
जितना पत्थर का उपयोग किया गया है उतना ही लकड़ी का उपयोग किया गया है। इन्होंने 1803 का भूकंप देखा है, आज भी ये इमारतें ज्यों की त्यों वैसे ही खड़ी हैं। हम 2013 केदारनाथ त्रासदी को नहीं भूल पाते हैं और बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई जिसमें बाहरी सहायता की हमें ज़रूरत पड़ी, विभिन्न एजेंसियों की ज़रूरत पड़ी और एक जो हमारी जो प्लानिंग थी, मौसम का जो फोरकास्ट था, हालांकि मौसम विज्ञानियों ने फोरकास्ट दे दिया था कि हैवी रेनफॉल होने वाला है, लेकिन उसके उपरांत भी कहीं न कहीं हम लोगों ने गलतियां करी और जिसमें जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं वो 5128 के आसपास हैं और हालांकि कुछ बॉडी जो हमें मिली नहीं तो ये तो संख्या हज़ारों में गई और ये बड़ी त्रासदी उत्तराखंड को देखने को मिली, जिसमें कुछ हमने लेसन लर्न किए केदारनाथ ट्रेजेडी से। जैसे इसमें आगे जो हमारी तैयारियां हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वेदर फोरकास्ट, वार्निंग सिस्टम, वार्निंग डिसेमिनेशन और रोबस्ट कम्युनिकेशन। अल्टरनेट रूट्स हमें पता नहीं थे क्योंकि पर्यटक लोग बाहर के आए हुए थे, उनको रास्तों का अल्टरनेट रूट्स का पता नहीं था, इसलिए लोग वहीं पर फंसे रह गए। लोकल हमें सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स तैयार करनी होंगी ग्रामीण स्तर पर। हैजर्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमें करना होगा और डिसेंट्रलाइज रिलीफ सेंटर, रिलीफ स्टोर्स हमें करने पड़ेंगे ताकि त्वरित गति से हमें सामग्री का आदान प्रदान हो सके। मीडिया मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि सिली मीडिया मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। मीडिया का बड़ा एक अहम रोल होता है चूँकि चीज़ों को प्रसारित करने में। मीडिया से मेरी ये सीख है कि मीडिया अक्सर केदारनाथ वाली ट्रेजेडी में देखा गया कि सिली रिपोर्टर वो किया गया, जिन चीज़ों को नहीं दिखाना था उन चीज़ों को भी दिखाया गया। मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि कैसे जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, कैसे आईटीबीपी कार्य कर रही है, कैसे एनडीआरएफ कार्य कर रही है, कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कार्य कर रहे हैं, कि कैसे हमारे वॉलंटियर्स कार्य कर रहे हैं, कैसे एनजीओ के प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए, निगेटिव चीज़ों को कम हाईलाइट करना चाहिए। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमें बनाने होंगे जगह जगह पर और जो हमारे पर्यटक आते हैं उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार हमें चीज़ों को समझना होगा और इसे सख्ताई से लागू करना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। 12 नवंबर 2023 को हम नहीं भूल सकते, जिस दिन सारा देश दीपावली मना रहा था और सिलक्यारा टनल में बड़कोट के पास 41 मजदूर टनल के गिरने से अंदर ही फंसे रह गए थे और बड़ी जद्दोजहद करने के उपरांत 17 दिनों में पूरा उत्तराखंड राज्य, पूरा भारत, यहाँ तक कि विदेशी लोगों का भी हमें सहारा लेना पड़ा और कहीं न कहीं जो उसमें कमियां थी वो कमियां हमें आने वाले समय में उन कमियों को देखना होगा। ऑगर्स मशीन आई, मशीन तो आ गई बट वहाँ पर उसको लोड करने में वहाँ पर कार्मिक ही नहीं मिले, लेबर ही नहीं मिली कार्मिक, तो उसमें कुछ व्यवधान हुआ। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, सिस्टम की कमी की वजह से शायद इतने दिन लग गए। और लेकिन इसके उपरांत भी मैं इसे एक सक्सेस स्टोरी कह सकता हूँ। उत्तराखंड राज्य ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के परिप्रेक्ष्य में एक पूरे विश्व को एक मिसाल प्रस्तुत की है।
उत्तराखंड राज्य ने, और 41 मज़दूरों को आप सभी लोगों के प्रयास से, जिला प्रशासन की प्रयास से, सभी आर्मी पर्सनल के प्रयासों से इनको बचाया गया और सुरक्षित इनके घरों तक भेजा गया। मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा दिया गया, उनको खाने पीने की सामग्री मुहैया करवाई गई, उनको ऑक्सीजन दी गई, किसी भी चीज़ की कमी उनको महसूस नहीं होने दी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बुद्धिजीवी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं इस शॉर्ट पीरियड में कितनी चीज़ें आपके सम्मुख रख पाया हूँ, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को हम एक विषय के रूप में न लेके अपनी आदतों में इसे शुमार करें। धन्यवाद।